हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? मस्त हो? मैं गजेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल केजीएम कक्षा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम इस क्लास में रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, उसकी बात करेंगे। उसके अंदर सबसे बेहतरीन टॉपिक, सबसे अच्छा समझने वाला टॉपिक जो है द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग या संवातन की क्रियाविधि, उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको ये वीडियो देख करके 1% भी आपको ऐसा लगे कि मेरा कुछ बेनिफिट हुआ है, मेरा कुछ फ़ायदा हुआ है, तो आप अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम किस चीज़ की? संवातन की क्रियाविधि। संवातन की क्रियाविधि का मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है अपने, उसके अंदर संवातन क्या होता है। सबसे पहले तो अपने को ये बात ध्यान रखनी चाहिए। संवातन का मतलब है बहिश्वसन और अंतःश्वसन को सम्मिलित रूप से बोलते हैं संवातन, लेकिन हम आम भाषा में श्वसन बोलते हैं, परंतु श्वसन ये नहीं होता है। श्वसन का मतलब रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन होता है जो कोशिकीय श्वसन, जो ग्लाइकोलाइसिस चलता है ग्लूकोज का और उससे एटीपी निकलती है ईटीएस में जाकर के, उसको कहते हैं हम क्या? श्वसन। परंतु ये क्या है? ये संवातन है। संवातन का मतलब ब्रीथिंग है। तो ये दो प्रकार का होता है, अंतःश्वसन और बहिश्वसन। अंतःश्वसन का मतलब क्या हुआ? अंतःश्वसन का मतलब होता है कि हम जो श्वास, वायुमंडलीय वायु को अंदर लेने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतःश्वसन कहते हैं। तथा फुफ्फुसीय वायु को वायुमंडल में उत्सर्जित करना या बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, उसको कहते हैं हम बहिश्वसन। अब हमें चेक ये करना है, ध्यान ये करना है, पढ़ना ये है कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, आखिर में किस तरीके से अंतःश्वसन और बहिश्वसन हमारे शरीर में संपूर्ण होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सामान्य अंतःश्वसन, अब अंतःश्वसन भी दो प्रकार से होता है बेटा। एक बलपूर्वक अंतःश्वसन होता है और एक सामान्य अंतःश्वसन। जैसे कि फील करो सामान्य अंतःश्वसन, ये सामान्य अंतःश्वसन था। अब बलपूर्वक अंतःश्वसन करके देखता हूं मैं, ये बलपूर्वक अंतःश्वसन है। तो इन दोनों की मैकेनिज्म, इन दोनों की क्रियाएं अलग अलग है। चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य अंतःश्वसन। देखिए दोस्तों, सामान्य अंतःश्वसन में दो चीज क्रिया करती है, दो चीजें सम्मिलित होती है। क्या क्या? एक होती है डायफ्राम और एक होती है अपनी पेशी या अंतराप्रसुक पेशी। कौन सी पेशी? अंतराप्रसुक पेशी। अच्छा, अंतराप्रसुक पेशी कहाँ होती है और क्या होती है बेटा? अंतराप्रसुक पेशियाँ जो पसलियाँ होती है ना अपनी, इस पसलियों के बीच में जुड़ी हुई होती है, जो कि इनके संकुचन से पसलियाँ ऊपर तथा बाहर की तरफ और अंदर तथा नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, शीतलन से अंदर तथा नीचे की ओर जाएगी और संकुचन से ऊपर तथा बाहर की तरफ आएगी। देखो ये मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले बात करेंगे अपन संवातन की क्रियाविधि। संवातन की क्रियाविधि में सबसे पहले मैं बात करता हूं सामान्य अंतःश्वसन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्या? इंस्पायरेशन। क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन। अब इसमें क्या क्या मैं बोल रहा हूं? पहली चीज क्या सम्मिलित होती है? डायफ्राम। और दूसरी चीज क्या सम्मिलित होती है? अंतराप्रसुक पेशी। लेकिन मैं यहां कह रहा हूं कि जो सामान्य अंतःश्वसन है उसमें भी अंतराप्रसुक पेशी में कौन सी अंतराप्रसुक पेशी सम्मिलित होती है? वो होती है EICM, यानी बाह्य अंतराप्रसुक पेशी इसमें सम्मिलित होती है। अच्छा, तो सर अंतराप्रसुक पेशी भी दो प्रकार की होती है? बिल्कुल दो प्रकार की होती है। एक ICM होती है अंतः अंतराप्रसुक पेशी, एक बाह्य अंतराप्रसुक पेशी होती है। इन दोनों को मैं अभी ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं एक बार आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है, अब देखो दूसरी क्या सम्मिलित होती है? EICM। अब इनके अंदर जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, जब हम अंतःश्वसन करते हैं, तो बेटा ये संकुचन होता है। किसका संकुचन होता है? अगर प्रश्न आता है कि सामान्य अंतःश्वसन की शुरुआत होती है, तो उसका आंसर होता है बेटा डायफ्राम के संकुचन से।
अच्छा, डायफ्राम कहाँ होता है? अपना जो ये फेफड़े होते हैं यहाँ पर, इस फेफड़े के बीच में, इस फेफड़ों के नीचे इस तरीके से एक गुंबद शेप में डायफ्राम पाया जाता है, जो कि नीचे की तरफ उदर गुहा तथा ऊपर की तरफ वक्ष गुहा को विभेदित करने का कार्य करता है। अच्छा, और ध्यान रखना दोस्तों, डायफ्राम मेमेलिया वर्ग का एक कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है, मतलब अभिलाक्षणिक गुण है। कौन? डायफ्राम। तो डायफ्राम जब संकुचित होता है तो कैसा होगा? डायफ्राम संकुचित होगा तो डायफ्राम चपटा होता है। कैसा होता है? चपटा। अच्छा, तो डायफ्राम इसका मतलब ऐसा है, तो इस तरीके से है गुंबद शेप में, और अगर ये संकुचित होगा तो ज़्यादा गुंबदाकार बनेगा या ज़्यादा चपटा बनेगा? बेटा ज़्यादा चपटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पेशियों में संकुचन की क्रियाविधि होती है वो ओरिजिन और इंसर्शन पर आधारित होती है, जो कि मैं आपको मस्कुलर सिस्टम या स्केलेटन सिस्टम है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इसको अच्छे से कि डायफ्राम में ओरिजिन क्या पेशी में ओरिजिन इंसर्शन क्या होता है, किस तरीके से वो पेशियों में संकुचन होता है। तो डायफ्राम में जब पेशियों में डायफ्राम की पेशी, अरे डायफ्राम क्या है? अरे बेटा एक पेशीय संरचना ही तो है, पेशीय गुंबदाकार संरचना होती है, सिर्फ पेशियों से ही बनी होती है। तो डायफ्राम की पेशियां जब संकुचित होती है तो ये चपटा होता है। कैसा होता है? चपटा होता है। और चपटा होगा तो वक्ष गुहा का आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। जो तीर के निशान ऊपर लगा रखे ना मैंने, इनका मतलब समझना ये वक्ष गुहा का आयतन बढ़ रहा है, और तीर का निशान नीचे का मतलब है वक्ष गुहा का आयतन घट रहा है। ठीक है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा। अच्छा, कैसे बढ़ा सर? देखो मैं समझाता हूँ। मान लो ये वक्ष गुहा है और इसके अंतर्गत ये फेफड़े हैं, ठीक है, और ये डायफ्राम है, ठीक है। अब ये डायफ्राम के अंदर वक्ष गुहा तो इसके ऊपर ही होगी, बिल्कुल यही होगी। तो मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है कि गुंबदाकार में वक्ष गुहा में इस टाइप से होता है, ठीक है। अब ये चपटा होगा, और चपटा होगा तो कैसा बनेगा? तो वक्ष गुहा का आयतन इसमें ज़्यादा है कि इसमें ज़्यादा है? सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा है वक्ष गुहा का आयतन। तो इस तरीके से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा। अब बढ़ता किधर है? वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता किधर है? देखो, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा रखा है, और जब डायफ्राम चपटा होता है तो इस तरीके से इस तरीके में जाता है। तो हमारे शरीर का जो अग्र पश्य पोर्शन है, अग्र पश्य यानी अग्र ऊपर वाला है, पश्य नीचे वाला है, तो अग्र पश्य दिशा में डायफ्राम का वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? अग्र पश्य दिशा में। किधर? अग्र पश्य दिशा में, ठीक है। अब बात करते हैं हम EICM की, बाह्य अंतरा प्रसुक पेशियाँ, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इस बाह्य अंतरा प्रसुक पेशी में जब संकुचन होता है, क्या होता है? इसमें संकुचन होता है तो पसलियाँ किधर जाती है? पसलियाँ ऊपर तथा बाहर आएगी, और पसलियों के साथ में उरोस्ती भी आएगी। पसलियाँ तथा उरोस्ती यहाँ पर आप लिख सकते हो, पसलियाँ तथा उरोस्ती। क्या? उरोस्ती। पसलियाँ तथा उरोस्ती ऊपर तथा बाहर आएगी। ये क्यों आती है? देखो, अपनी पसलियाँ इस तरीके से स्टर्नम से जुड़ी हुई है, यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। पीछे जाकर किससे जुड़ रही है? वर्टिब्री से। अब ये सपोज कर लो इस तरीके से। अब जो EICM होती है, EICM बाह्य अंतरा प्रसुक पेशी और अंत अंतरा प्रसुक पेशी में बेटा अंतर यही होता है इनके जुड़ने से। तो EICM जो बाह्य अंतरा प्रसुक पेशियाँ होती है उनमें क्या होता है? जो अपर रिब यानी ऊपर वाली रिब है ये, इसके तो अंदर की तरफ और लोअर रिब के बाहर की तरफ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। अब इस तरीके से अरेंजमेंट होगा, और इस पेशी में जब संकुचन होगा, मतलब ये संकुचित होगी, छोटी होगी, तो ये नीचे वाली पसली को तो ऊपर लाने की कोशिश करेगी, संकुचन होगी तो, और ऊपर वाली पसली है इसको ये आगे लाने की कोशिश करेगी। इसीलिए जब अंतःश्वसन होता है, जब अपन सांस लेते हैं, तब हमारा पसली पिंजर है ऊपर तथा बाहर की तरफ आता है। आई बात समझ में? वक्ष गुहा, पसलियाँ तथा उरोस्ती ऊपर तथा बाहर आएगी, और पसली ऊपर तथा बाहर आएगी तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा।
अच्छा, वक्ष गुहा का आयतन किस पोस्चर में बढ़ेगा? अब पसलियाँ ऊपर तथा बाहर आ रही, तो इसका मतलब आगे और पीछे यानी अदर साइड में और पृष्ठ साइड में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ रहा है। तो किधर बढ़ेगा? अधर पृष्ठ में। किधर बढ़ेगा? अधर पृष्ठ दिशा में। अधर पृष्ठ दिशा में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा। अब बेटा वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है तो आप यहाँ पर फिजिक्स लगा लो, क्या होती है? P बराबर V/I। सॉरी भाई, जो आयतन P प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है भाई, आयतन और जो प्रेशर होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब जब आयतन घटेगा तो दाब बढ़ेगा, दाब घटेगा तो आयतन बढ़ेगा। सीधी सी बात है, ये फॉर्मूला आपको फिजिक्स में आता ही होगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे को इतनी फिजिक्स आती नहीं है, क्योंकि मैं बायोलॉजी सिखाता हूँ। सीधी सी बात है। चलो देखते हैं। अब वक्ष गुहा का आयतन तो बढ़ गया सर, तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा है तो वक्ष गुहा का दाब दोनों तरफ से घटेगा। भाई वक्ष गुहा का आयतन इधर भी बढ़ा है, वक्ष गुहा का आयतन इधर भी बढ़ा है, और इधर दोनों तरफ से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा है तो वक्ष गुहा का दाब घटेगा। नीचे की तरफ तीर का मतलब क्या है? वक्ष गुहा का दाब है वो घटेगा। अब बेटा वक्ष गुहा पर दाब घट रहा है तो लंग्स जो वक्ष गुहा में स्थित है उन पर दाब कम लगेगा, और दाब कम लगेगा तो कोई चीज़ फैलेगी या सिकुड़ेगी? सीधी सी बात है, फैलेगी। तो लंग्स क्या होते हैं? फेफड़े फैलेंगे, और फेफड़े फैलेंगे तो जो अंतःफुफ्फुसीय आयतन है, जो कुपिकाओं का आयतन है, वो क्या होगा? ज़्यादा, मतलब ज़्यादा होगा। भाई जब लंग्स फैलेगा तो उसके अंदर का जो आयतन है अंतःफुफ्फुसीय आयतन, वो क्या होगा? बढ़ेगा। अंतःफुफ्फुसीय आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। अंतःफुफ्फुसीय आयतन बढ़ेगा। यहाँ पर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा ढंग से, अंतःफुफ्फुसीय आयतन है वो बढ़ रहा है। बेटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, अंतःफुफ्फुसीय आयतन है ये बढ़ रहा है। आज पहला दिन है तो सेटअप अच्छे से नहीं हो पाया है, तो कृपया थोड़ा सा सब्र रखें, हम बहुत अच्छा सेटअप बना लेंगे। एक बार बस ये स्टार्ट कर देते हैं। अब अंतःफुफ्फुसीय आयतन बढ़ रहा है तो अंतःफुफ्फुसीय दाब घटेगा। सीधी सी बात, आयतन बढ़ा तो दाब घटेगा। जो फुफ्फुस के अंदर का जो दाब है वो क्या होगा? घटेगा। और अंतःफुफ्फुसीय दाब अगर घटेगा तो वायुमंडलीय वायु बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करेगी, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है कि हमेशा ज़्यादा से कम की ओर ऊर्जा जाती है, ज़्यादा से कम की ओर दाब जाता है, ज़्यादा से कम की ओर गैस जाती है, सब कुछ ज़्यादा से कम की ओर ही जाता है। तो बाहरी वायुमंडल में जो दाब है वो ज़्यादा होगा, अंदर वायुमंडल में दाब है वो कम होगा। तो वायुमंडलीय वायु अंदर प्रवेश कर जाएगी। और बेटा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसी वायुमंडलीय वायु को अंदर प्रवेश करने को ही हम क्या कहते हैं? अंतःशोषण कहते हैं। दोस्तों अंतःशोषण संपूर्ण हुआ। क्या हुआ? अंतःशोषण संपूर्ण हुआ। इस तरीके से हम अंतःशोषण को समझ सकते हैं। समझ में आ रही बात? अच्छा, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से दिख रहा है तो। ठीक है, अब अंतःश्वसन की तो बात कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं बात करने वाला हूँ आपसे किसकी? बहिःश्वसन की। जो सामान्य बहिःश्वसन होगा, भाई इंस्पायरेशन तो बता दिया सर आपने, अब एक्सपायरेशन भी बता दो। एक्सपायरेशन कैसे होता है? तो बेटा एक्सपायरेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो थोड़ा सा इसमें मैं मैनिपुलेशन करूँगा। मैनिपुलेशन आप तो साइंस के स्टूडेंट हो, जानते ही होंगे। मैनिपुलेशन किसे कहते हैं पता है आपको? जो हेरा फेरी होती है ना, उसी को मैनिपुलेशन कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में की होगी यार। ये क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ पर बाह्य शोषण कर देता हूँ। कौन सा शोषण कर देता हूँ? बाह्य शोषण कर देता हूँ। बाह्य शोषण। इंस्पायरेशन की जगह में क्या कर देता हूँ? एक्सपायरेशन कर देता हूँ। एक्सपायरेशन। क्या कर देता हूँ? एक्सपायरेशन। अब डायफ्राम यहाँ पर संकुचित नहीं होगा। जो संकुचित हुआ डायफ्राम है वो क्या होगा बेटा? वो क्या होगा? शिथिलित होगा। डायफ्राम जो संकुचित हो चुका था वो क्या होगा? अब शिथिलित होगा। और डायफ्राम शिथिलित होगा तो डायफ्राम चपटा ना होकर के कैसा होगा? चपटा ना होकर के गुंबदाकार होगा। कैसा होगा बेटा? गुंबदाकार। जानते हो गुंबद क्या होता है? गुंबदाकार।
डायफ्राम गुंबदाकार होगा तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा कि घटेगा रे? वक्ष गुहा का आयतन अब भाई साहब घटेगा, क्योंकि वक्ष गुहा अब और ज़्यादा गुंबद हो जाएगा, इसलिए वक्ष गुहा का आयतन घटेगा। और इसी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना, IICM ही काम में आएगी, सॉरी EICM बाह्य अंतराप्रसुपेशिया ही काम में आएगी, अंतः अंतराप्रसुपेशी यहाँ पर काम नहीं आएगी अभी तक। तो EICM जो कि संकुचित हो चुकी थी वो अब क्या होगी? वो शिथिलित होगी। क्या होगी? शिथिलित। क्या होगी बेटा? शिथिलित होगी। और पसलियाँ तथा उरोस्थी ऊपर तथा बाहर आ रही थी, वो अब वापस से किधर जाएगी? नीचे, नीचे तथा अंदर की तरफ। किधर? नीचे तथा अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है। और वक्ष गुहा का आयतन फिर से, वक्ष गुहा का आयतन फिर से घटेगा। और वक्ष गुहा का आयतन घटेगा तो फेफड़े फैलेंगे कि सिकुड़ेंगे? अरे बेटा फेफड़े फैलेंगे कि सिकुड़ेंगे? फेफड़े सिकुड़ेंगे। क्या होंगे? सिकुड़ेंगे। और फेफड़े अगर सिकुड़ेंगे तो अंतःफुफ्फुसीय आयतन है जो बढ़ा हुआ था, अब क्या होगा? अंतःफुफ्फुसीय आयतन जो बढ़ा हुआ था वो घटेगा। क्या होगा बेटा? घटेगा। और अंतःफुफ्फुसीय आयतन अगर घटेगा तो जो अंतःफुफ्फुसीय दाब था वो क्या होगा बेटा? वो बढ़ेगा। अरे लाडले क्या होगा रे बेटा? अरे 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 क्या हो रहा है ये? अंतःफुफ्फुसीय दाब बढ़ेगा। और अंतःफुफ्फुसीय दाब बढ़ेगा तो वायुमंडलीय वायु अंदर प्रवेश करेगी या फुफ्फुसीय वायु बाहर प्रवेश करेगी? फुफ्फुसीय वायु बाहर प्रवेश करेगी। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? फुफ्फुसीय वायु बाहर प्रवेश करेगी। कौन सी वायु? फुफ्फुसीय जो वायु है, फुफ्फुस के अंदर जो वायु है वो किधर जाएगी? बाहर प्रवेश करेगी। और इसी को हम क्या कहते हैं रे बेटा? इसी को हम बहिःश्वसन कहते हैं। इसी का नाम तो क्या होता है? बहिःश्वसन होता है सर। इसी का नाम तो बहिःश्वसन होता है। अब देखो मैं समझा देता हूँ आपको कि जो सामान्य संवातन के अंदर हम देख रहे थे, सामान्य बाह्य श्वसन यानी एक्सपायरेशन, उसके अंदर सबसे पहला क्या था? सबसे पहला क्या था? डायफ्राम था। तो डायफ्राम शिथिल होगा। डायफ्राम शिथिल होगा तो डायफ्राम गुंबदाकार होगा। अगर डायफ्राम शिथिल होने का मतलब डायफ्राम शिथिल होने का मतलब है डायफ्राम की पेशियाँ शिथिल हो रही है। तो डायफ्राम की अगर पेशियाँ शिथिल हो रही है, क्या डायफ्राम की अगर पेशियाँ शिथिल हो रही तो इतना था तो और ज़्यादा गुंबद बन जाएगा। और ज़्यादा गुंबद बनेगा तो इस मतलब इस टाइप से रहता था पहले, तो अब और गुंबद बनेगा तो कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो कौन से में वक्ष गुहा का आयतन ज़्यादा है? वक्ष गुहा का आयतन कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? वक्ष गुहा का आयतन कम होता है। डायफ्राम अगर शिथिल होता है तो ज़्यादा गुंबदाकार होगा, और गुंबदाकार होगा तो वक्ष गुहा का आयतन घटेगा। वक्ष गुहा का आयतन किधर बढ़ेगा? वही सीधी सी बात, अगर पश्चिम दिशा में घटेगा। और अगर पश्चिम दिशा में घटेगा उसी तरीके से अगर EICM शिथिलित होगी तो पसलियाँ नीचे तथा अंदर आएगी, पसलियाँ नीचे तथा अंदर आएगी, और वक्ष गुहा का आयतन है वो अधर पृष्ठ दिशा में घटेगा। क्या होगा बेटा? घटेगा। और वक्ष गुहा का आयतन दोनों तरफ से घट रहा है तो वक्ष गुहा में जो दाब था, सॉरी यहाँ पर मैंने घटा हुआ लगा दिया, लेकिन ये वक्ष गुहा में दाब बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। और वक्ष गुहा में दाब बढ़ेगा तो किसी चीज़ पर यार दाब बढ़ाएंगे तो वो फैलेगा कि सिकुड़ेगा? वक्ष गुहा में दाब बढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर जो फेफड़े स्थित है वो सिकुड़ जाएंगे, और सिकुड़ जाएंगे तो वहाँ जो उसके अंदर अंतःफुफ्फुसीय आयतन था वो बढ़ेगा कि घटेगा? अरे सिकुड़ेगा तो घटेगा, वो सिकुड़ेगा तो वो घटेगा। तो अंतःफुफ्फुसीय आयतन घट रहा है, अंतःफुफ्फुसीय आयतन घटेगा तो अंतःफुफ्फुसीय दाब बढ़ेगा। और अंतःफुफ्फुसीय दाब, अंदर का दाब ज़्यादा है वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा, तो फुफ्फुसीय वायु बाहर जाएगी या वायुमंडलीय वायु अंदर जाएगी? फुफ्फुसीय वायु बाहर जाएगी, क्योंकि वायुमंडलीय वायु का दाब फुफ्फुसीय वायु से कम है। ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? बहिःश्वसन कहते हैं। इसी तरीके से इस बहिःश्वसन का विवाह संपूर्ण होता है।
इससे पहले हमने अंतःश्वसन का विवाह संपूर्ण करके इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब बहिःश्वसन की भी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। देखो बेटा, अब मैं आपको जो एनसीईआरटी में जो लाइनें लिखी हुई है वो पढ़ के सुनाता हूँ और वो इससे रिलेट करके देखना, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। देखिए बेटा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है श्वसन की क्रियाविधि। तो इसमें सबसे पहले तो वो बातें बता रहा है जो मैंने सबसे पहले आपको बताई थी कि 2 चरण होते हैं श्वसन में, अंतःश्वसन और बहिःश्वसन। अंतःश्वसन क्या होता है? अंतःश्वसन जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है, और निःश्वसन जिसके दौरान वो फुफ्फुसीय वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये बाहर और अंदर होता है किससे? ये वायुमंडलीय वायु और फुफ्फुसीय वायु के बीच में दाब प्रवणता स्थापित की जाती है, तभी संपन्न हो पाता है। अब वो ये बोल रहा है कि अंतःश्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब कम हो। मतलब सीधी सी बात, ये तो मैंने ही बता दी अभी, अर्थात फेफड़ों का दाब है वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है। इसी प्रकार निःश्वसन या बहिःश्वसन तब होता है जब अंतर फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब फुफ्फुस वाला दाब अगर वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होगा तभी तो वायु बाहर आएगी, तभी तो उसको बहिःश्वसन बोल पाएंगे। उसके बाद में बोल रहा है कि डायाफ्राम और एक विशिष्ट पेशी समूह, इस बेचारे को पता नहीं है कि वो विशिष्ट पेशी समूह कौन सा है। मैंने बताया इसको कि 2 पेशी समूह होते हैं, कौन कौन से? बाह्य अंतराप्रसु पेशी और अंत अंतराप्रसु पेशी। मतलब विशिष्ट पेशी समूह जिसका नाम दिया है क्या? अंतराप्रसु या इंटरकोस्टल। और इसने बता भी रखा है कि पसलियों के बीच में स्थित बाह्य और अंत अंतराप्रसु पेशी या इंटरकोस्टल मसल इस तरह की प्रवणताएं उत्पन्न करते हैं। अंतःश्वसन के दौरान डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है। देखो लाइन आ गई ना, मैंने बोला था डायफ्राम के संकुचन से कौन प्रारंभ होता है? अंतःश्वसन, जो मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, जो अग्र पश्च अक्ष में वक्ष-गुहा का आयतन बढ़ा देता है। डायफ्राम संकुचन से डायफ्राम चपटा होता है और अग्र पश्च दिशा में वक्ष-गुहा का आयतन बढ़ा देता है, यही बात ये बोल रहा है। बाह्य अंतराप्रसु पेशियों को संकुचन पसलियों और उरोस्थि को ऊपर उठा देता है। EICM के संकुचन से, बाह्य अंतराप्रसु पेशी के संकुचन से पसलियाँ तथा उरोस्थियाँ ऊपर तथा बाहर की तरफ उठ जाती है। क्यों उठ जाती है? क्योंकि उनका अरेंजमेंट मैंने बताया है, और मस्कुलर सिस्टम में और भी अच्छे तरीके से मैं आपको बता दूंगा। वक्ष-गुहा के आयतन में किसी भी प्रकार से हुई वृद्धि के कारण फुफ्फुस के आयतन में भी समान वृद्धि होती है। भाई, जो वक्ष-गुहा में आयतन में वृद्धि होगी वो फुफ्फुस के आयतन में भी वृद्धि होगी। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बिल्कुल पैक संरचना है। वक्ष-गुहा के आयतन में अगर कोई वृद्धि हो रही है तो वो वृद्धि फुफ्फुस पर भी लागू होती है, क्योंकि वहाँ पर बाहर से वायु अंदर नहीं जाती, वो बिल्कुल पैक संरचना है। ठीक है, इसी प्रकार ये बोल रहा है कि ये समांतर है जिससे बाहर की वायु वायुमंडलीय फेफड़ों के अंदर आ जाती है। भाई, ये समांतर की वृद्धि फुफ्फुसीय दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है, और जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतःश्वसन की क्रिया कंप्लीट होती है। अब ये बोल रहा है कि डायफ्राम और अंतराप्रसु पेशियों का शिथिलन डायफ्राम और उरोस्थि को उनके सामान्य स्थान पर वापस कर देता है। जैसे कि डायफ्राम पहले था, मैंने बताया था ना भाई, ये मान लो इस तरीके से होता है, अंतःश्वसन के दौरान बिल्कुल चपटा हो गया था, अब वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा। मैंने समझाने के पहले थोड़ा अलग टाइप से बताया था, ये नॉर्मल स्थिति है तो इस नॉर्मल स्थिति में वापस आ जाएगा। आगे बोल रहा है डायफ्राम और उरोस्थि को उनके सामान्य स्थान पर वापस कर देता है और वक्शीय आयतन को घटा देता है, और वक्शीय आयतन को घटा देता है, और वक्शीय आयतन घटेगा तो वक्ष का दाब बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप अंतःफुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतःफुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है और फुफ्फुसीय वायु बाहर प्रवेश कर जाती है, और जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात निःश्वसन संपन्न होता है। हम अपनी अतिरिक्त उदरीय पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन और निःश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि बलपूर्वक बहिःश्वसन और अंतःश्वसन किस तरीके से करते हैं। बलपूर्वक बहिःश्वसन और निःश्वसन में जो हमने एक दूसरा पेशी समूह जोड़ा है, कौन सा? उदरीय पेशियाँ और अंतराप्रसु पेशी IICM, वो संपन्न करवाती है। और एक स्वस्थ मनुष्य की कितनी रेट होती है श्वसन की? वो होती है 12 से 16 श्वास पर मिनट, 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट। श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन स्पायरोमीटर की सहायता से किया जा सकता है, जो फुफ्फुसीय क्रियाकलापों के नैदानिक मूल्यांकन करने में सहायता होता है। जो फुफ्फुसीय वायु है, जो फुफ्फुस के अंदर उगत वायु होती है, उसको किस
स्पायरोमीटर एक यंत्र आता है, उसके द्वारा हम मापते हैं। तो देखो बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे बेटा येस और नो, अगर समझ में आया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जनाब, ठीक है। और मैं आपको अगली क्लास में और भी बेटर करने की कोशिश करूँगा। और मेरा वीडियो पूरा सुनने के लिए आपका तहे दिल से नमस्कार, तहे दिल से आपका आभार, धन्यवाद धन्यवाद। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, ज़रूर लिखना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलना है। अच्छा लगा कंटेंट, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू बेटा।